हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण इतिहास के सभी क्वेश्चंस के बारे में। तो इतिहास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए सिंधु घाटी स्टार्ट करते सभ्यता हैं। का परिचय। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 25,000 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान एवं पश्चिमी भारत के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन चार सबसे बड़ी नगरीय सभ्यताओं से भी ज़्यादा उन्नत थी। यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा सिंधु घाटी के उत्खनन में प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई, जिससे हम लोग को यह पता चला कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई चीज़ है। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता को एक नई सभ्यता की घोषणा की। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हड़प्पा जिसकी खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। यह हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के जो कि पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो जिसकी खोज राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी, यह सिंध नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में की गई और यह लड़का सिंध पाकिस्तान में स्थित है। चाहुदरो की खोज 1931 में गोपाल मजुमदार द्वारा की गई और यह सिंध नदी के किनारे है और यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही स्थित है। नेक्स्ट आपका है रोपण को सन 1950 ईस्वी में बीबी लाल द्वारा खोजा गया और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है और यह पंजाब के रोपण जिले में स्थित है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कालीबंगा को लाल एंड घोष या बीबी लाल एंड घोष द्वारा की गई और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यह जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा को 1953 ईस्वी में खोजा गया। रंगपुर को भी 1953 ईस्वी में खोजा गया रंगानाथ साव द्वारा और इसी नाम पे इसका नाम रंगपुर पड़ा। और रंगपुर भांतर नदी के किनारे स्थित है और यह सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा लोथल को 1957 ईस्वी में रंगानाथ साव द्वारा खोजा गया और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है और लोथल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आलमगीरपुर को आपके 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया और यह हिंडन नदी जो कि यमुना नदी के सहायक नदी है के पास था और यही जो आलमगीरपुर आपका था यह मेरठ जिले उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सुतकांगडोर जो है 1964 ईस्वी में जगपति जोशी द्वारा खोजा गया और यह जिला कच्छ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा राखीगढ़ी को 1969 में सूरजभान द्वारा खोजा गया। राखीगढ़ी जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है और राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा बनावली को आपका 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा घग्गर नदी के किनारे खोजा गया और यह हिसार हरियाणा में ही स्थित है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मांडा जो कि जगपत जोशी द्वारा 1982 ईस्वी में खोजा गया। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है और मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित। नेक्स्ट आपका हो जाएगा धौलीवीरा को आपका रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा सन 1990 ईस्वी में खोजा गया और यह कच्छ गुजरात में स्थित है। अगर अब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र विस्तार के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में था। और सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आकार पूछे आपसे तो उसमें आप बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का आकार लगभग त्रिभुजाकार था, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ ऐसा आकार बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख साइट किस प्रमुख नदियों के किनारे स्थित थी। तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे लंबी नदी होती है आपकी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे आपका मोहनजोदारो, चौदारो और अलीमुराद स्थित है और कोटिलीजी भी स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जो दूसरी लंबी नदी थी, तो दूसरी लंबी नदी में आपका सतलज हो जाएगा। सतलज के किनारे आपका जो है रोपड़ और बाड़ा स्थित है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा जो है चिनाब नदी। चिनाब तीसरी लंबी नदी थी, तो चिनाब नदी के किनारे आपका मांडा स्थित था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा रावी नदी। तो रावी नदी के किनारे सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट हड़प्पा स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भोगवा और साबरमती का संगम। तो इस पर आपका स्थित है लोथल जो है भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ताप्ती नदी के किनारे आपका मालवाड़ स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दैमाबाद जो है कीम नदी के किनारे स्थित है और दैमाबाद आपका सबसे दक्षिणी साइट है।
सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी हिस्सा आपका की नदी के किनारे दैमाबाद हो गया। तो अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी छोर पर स्थित आलमगीरपुर के बारे में, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी साइट कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी साइट आपका सुतकांगडोर, जो कि द्रास नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में कौन सा स्थित। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में चिनाब नदी के पास मांडा स्थित। हम बात करते हैं नगर योजना एवं विन्यास की। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर योजना के लिए ही मशहूर थी। मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर की कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिनमें से अनुपातः उच्च वर्ग वाले लोग जैसे कि पुरोहित लोग रहते थे। दुर्ग के नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सभ्यता में ग्रिड प्रणाली का यूज हुआ था, अर्थात इसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्न भंडार हड़प्पा नगरों की मुख्य विशेषता थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। इसके समकालीन मिस्र सभ्यता के मकानों में शुष्क ईंटों का प्रयोग मिलता है। हड़प्पा सभ्यता जल निकासी के लिए बहुत प्रभावी था। हर छोटे एवं बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार एवं आंगन होता था। कालीबंगा में बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते एवं कुछ स्थान जैसे लोथल एवं धौलीवीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों से बना होता था। विशेषता जो वहाँ के मकान और नगर को लेकर थी, तो उसके बारे में कुछ हम लोग देख सकते हैं कि जैसे अन्न भंडार जो होते थे वो 2 कतारों में कुल 12 अन्न भंडार होते थे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक रो होता था, इसमें जो है 12 अन्न भंडार होते थे। मतलब वहाँ की सभ्यता के लोग अन्न को बड़े सुनियोजित तरीके से रखते थे। उसके बाद हम देख सकते हैं हड़प्पा के श्रमिक आवास। हड़प्पा में श्रमिक आवास मतलब श्रमिकों के लिए कच्ची ईंटों के घर बने होते थे। जैसे कि देख रहे हो आप कि ये सारे घर जो है ये कच्ची ईंटों के घर बने घर हैं या कच्ची ईंटें मिली, जिससे हमें ये पता चलता है कि श्रमिकों के आवास जो है कच्ची ईंटों के होते थे। नेक्स्ट है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का विस्तृत या विशाल अन्नागार, इसे सबसे विशाल भवन भी कहा गया है। मोहनजोदारो में स्थित सबसे विशाल अन्नागार का क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा शासन रखने के लिए सबसे बड़ा एरिया भी बनाया गया था। नेक्स्ट है मोहनजोदारो का पुरोहित आवास। मोहनजोदारो का पुरोहित आवास जो पक्की ईंटों का बना होता था और ये यहाँ की मीनारें सबसे ऊंची होती थी और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये गुम्बद टाइप का भी होता था। नेक्स्ट आपका मोहनजोदारो का 16 मकानों का तक हम लोग को पता चला है कि यहाँ पे सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, तो समकोण पे काटती थी और यहाँ पे 16 मकानों का एक बैरक भी मिला है। सभ्यता की कृषि हड़प्पा एवं के गांव मुख्यतः प्लवन मैदानों पे थे, मतलब नदी के पास थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों में बाजरा के उत्पादन के भी संकेत मिले, जबकि यहाँ चावल का प्रयोग संकेत तुलनात्मक रूप में एवं बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्यों को कपास की खेती के प्रारंभ की। सिंधु घाटी की सभ्यता में ही प्रमाण मिलता है कि मनुष्यों ने सबसे पहले कपास की खेती यहीं से स्टार्ट की। नेक्स्ट है वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज के उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातत्व खुदाई में बैलों के जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता में अधिकतम स्थान पर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले, जहाँ खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नहरों के अवशेष हड़प्पा स्थल सुतुगोई अफगानिस्तान में पाया गया, लेकिन पंजाब एवं सिंध में नहीं। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने में पशुपालन भी करते थे। घोड़े का साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदारो और लोथल में एक संशय युक्त टेराकोटा की मूर्ति मिली है। हड़प्पाई संस्कृति में किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं करता। हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि और अनाज के साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में ज़रा देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं जुते हुए खेत कालीबंगा हड़प्पा में मिले। नेक्स्ट हड़प्पा में ही जले हुए गेहूँ मिले, जिससे यह निश्चय हो रहा है कि हड़प्पा में लोग गेहूँ खाते थे। नेक्स्ट आपका हड़प्पा में जौ मिला, उसके बाद बनावली में उत्तम किस्म की जौ मिली थी, उसके बाद लोथल में धान की भूसी मिली, जिससे यह भी पता चलता है कि
हड़प्पा निवासी धान या चावल की खेती भी किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था। अनगिनत संख्या में मिले मुहरे, एक समान लिपि, वजन एवं मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर की धातु, सीप, शंख से व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां पर प्रामाणिक रूप में मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र में हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लेलुजी मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित रखता था। हड़प्पा में कुछ मापन संबंधी खोज हुए हैं, जैसे धौलीवीरम में मिले हैं हमको तौल के बाँट मतलब 100 ग्राम 50 ग्राम के बाँट मिले हैं, जिससे यह क्लियर होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बाँट का प्रयोग करते थे। सुतगोडना में हमको तराजू का पैड़ा मिला है। तराजू का पैड़ा मिलने से यह क्लियर हुआ कि हाँ, वहाँ पे लोग तराजू का इस्तेमाल करते थे। लोथल में दिशा मापक यंत्र मिला है। दिशा मापक यंत्र से सीधा संबंध नाविक लोगों का है। जो नाविक लोग मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, वो लोग दिशा मापक यंत्र का उपयोग किया करते थे। लोथल में ही हाथी दाँत का पैमाना मिला है, जिससे यह क्लियर होता है कि जो मेसोपोटामिया से सामान यहाँ आते थे, उनको किस विधि और किस तरीके से मान उसका निकाल के और उसको बाजार में लाया जाए। हड़प्पा सभ्यता की शिल्पकला। हड़प्पाई लोग कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि और उपयोग करने से भली भांति परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता में तांबा को खेताड़ी खान से प्राप्त किया जाता था एवं टिन को अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। बड़ी बड़ी ईंट से निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग भी अस्तित्व का पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहर बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा में मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। जौहरी वर्ग के सोने, चांदी एवं कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों को स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियाँ थीं। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण शिल्पकारियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि मोहनजोदाड़ो में स्थित महाविद्यालय जो था, वो हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण मीनार के रूप में देखने को मिला है। हड़प्पा सभ्यता में एक शिल्पकारी का ये भी नमूना देखने को मिलता है कि मोहनजोदाड़ो में कुओं के अवशेष देखने को मिले हैं हमको। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा में हमको हड़प्पा सभ्यता के हवन कुंड एवं यज्ञ वेदिकाएँ देखने को मिली। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की यज्ञ वेदिकाएँ जो होती थी, वो भी देखने को मिली हैं। चाउदारो में हम लोगों को प्रसाधन का साक्ष्य मिला है और मोहनजोदाड़ो में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल स्नानागार देखने को मिला है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यताओं को शिल्पकारी की भी बहुत अच्छी रुचि थी। संस्थाएं। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों द्वारा शोधकीर्तियों द्वारा पढ़ा नहीं गया है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य एवं संस्थाओं की प्रकृति को समझना काफ़ी कठिनाई का कार्य है। हड़प्पाई स्थलों में किसी मंदिर का परिणाम नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के पुजारियों का प्रभुत्व या विद्वानता को नकारा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों का केंद्रण की बात करें तो पुरातत्वीय अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। कुछ पुरातत्वविदों की राय है कि हड़प्पा सभ्यता का कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज का हर एक व्यक्ति समान दर्जा प्राप्त करता था। कुछ पुरातत्वविदों की राय है कि हड़प्पा सभ्यता कई शासक वर्ग मौजूद थे, जिनमें विभिन्न हड़प्पाई शहरों का शासन करते थे। हड़प्पा सभ्यता की कुछ मोहरें तथा खोज निम्न है। मोहनजोदड़ो में मिली पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति से हमें पता चलता है कि हड़प्पाई लोग भैंसा, गैंडा, हिरन, हाथी, बाघ व घड़ियाल और मछली से विज्ञ थे, मतलब जानते थे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हैं पशुपतिनाथ शिव जी और इनके आजू बाजू में बाघ, मछली, घड़ियाल और सारे और जानवर भी बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में हमको मिला है कुहबड़ वाले बैल की आकृति की मोहरें। इस पर जो लिखा गया है इसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन
हम लोग को ये देख कर समझ में आता है कि ये गोबर वाला बैल था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोग बैल से भिज्ञ या जानकारी रखते थे। मोहनजोदारो में एक मिला आधा भाग मानव का, आधा भाग बाघ की आकृति तथा उस पर कुछ लिखा वाला तो अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ के लोग मुहर का उपयोग वस्तु विनिमय के लिए करते थे। दूसरा है मोहनजोदारो में एक मुहर मिली जिसमें आधा भाग स्टार मछली तथा आधा भाग बाघ की आकृति की मुहर थी। मोहनजोदारो में ही मिली 3 सिर वाले हिरण की मोहरें। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि एक हिरण है जिसकी 3 सिर हैं, एक ये और ये किए। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदारो में मिली एक मोहर जिसमें एक दो बाघ की हत्या करता हुआ एक इंसान और ऊपर कुछ लिखा हुआ था। लिखा तो अभी तक नहीं समझ में आया। उसके बाद कालीबंगा में कुछ सिंधु डिजाइन वाली मोहरें मिली हैं। जैसे कि हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये मोहरें जो डिजाइन में बेलनाकार मोहरें थी, ऐसा कुछ मिली हैं। नेक्स्ट है हमारे लिए लोथल में फारस की खाड़ी की मोहरें मिली। फारस की खाड़ी की मोहरें मिलने का सिर्फ एक आशय यह है कि फारस से हम लोग का व्यापार हुआ करता था। धर्म सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ विशेष प्रकार के धर्म के बारे में बात नहीं मिली है, लेकिन टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इससे एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे एवं पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील की पूजा किया करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर एक तीन सिंगी चित्र पाए गए हैं, जो कि एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा और उनके सिंहासन पर बैठे हुए भैंसे का चित्र बनाया गया है और पैरों में 2 हिरण के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति पशुपतिनाथ महादेव की कही जाती है। अनेक पत्थरों पर लिंग एवं स्त्री जनन अंगों का चित्र पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों एवं पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबर वाला सांड हुआ करता था। अत्यधिक मात्रा में तावीज भी प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म एवं उनकी कुछ शिल्प कांस्य की मूर्तियों के बारे में देखते हैं। जैसे कि मोहनजोदारो में मिली एक कांस्य मूर्ति या कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, जो सिंधु शिल्प कला का बारे में बताती है। एक है हड़प्पा में मिली है पारदर्शी वस्त्र पहने हुए महिला की मूर्ति। इसमें हम देख सकते हैं एक मूर्ति है जो पारदर्शी वस्त्र की महिला है। यहाँ पर हम धर्म के बारे में देख सकते हैं कि पृथ्वी देवी या माता देवी की प्रतिमा मिली है। यहाँ पे पक्की मिट्टी से स्त्री मूर्तियाँ की संख्या प्राप्त हुई। संभवतः ये पृथ्वी देवी या माता देवी कहा जाएगा। जैसे कि हम इसे अगर जूम करके देखें तो ये देवी जो थी, इन्हें माता देवी का रूप दिया गया है। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा में मक्खी के आकार की गुड़ियाँ मिली। इन लोगों की शिल्पकारी इतनी छोटी थी कि ये लोग मक्खी के आकार की गुड़िया बना दिया करते थे। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा में कांसे की इक्का गाड़ी मिली। कांसे की इक्का गाड़ी या बैलगाड़ी से यह क्लियर होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैलगाड़ी के बारे में जानते थे। हड़प्पा में ही मिला एक शंख का बना बैल, और इससे यह सिद्ध होता है कि ये लोग शंख से भी परिचित थे। मूर्ति और खोज, तो मोहनजोदारो में एक बंदर की मूर्ति मिली है। बंदर की मूर्ति मिलने से यह आशय होता है कि यहाँ के लोग बंदर को भी जानते थे। मोहनजोदारो में मिले एक दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति से यह सिद्ध होता है कि वहाँ पे जो सर्वा होता था वो पुरोहित ही होता था। एक मोहनजोदारो में एक शैलखंडी से निर्मित पुरोहित की धड़ है जो 19 सेंटीमीटर लंबी है। एक है मोहनजोदारो में 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में। सभ्यता का पतन, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1800 ईसा पूर्व में ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित हैं। यह सिद्धांत कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजाति जैसे आर्यों का सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया और उसे हरा दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में कई ऐसे तत्व पाए गए जिससे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति जन्य मानते हैं। प्रकृति कारण भूगर्भीय एवं जलवायु परिवर्तन हो सकते हैं। यह कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिकी विक्षोभों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंप की उत्पत्ति हुई। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव हो सकता है।
एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि यदि नदियों ने अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य पदार्थों में बाढ़ आ गई हो। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन मध्यगत से हुआ, परंतु निश्चित कारण माना गया है।